हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मैं दर्पण गुप्ता एक बार फिर से आपका टीम अमेजिंग के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका है आज लेक्चर नंबर 5। मैंने पिछले लेक्चर में रिएक्शंस के टाइप बताए थे। रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम स्टार्टिंग के 2 टाइप्स पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स पढ़े थे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर मैंने 2 एक्स्ट्रा रिएक्शंस और पढ़ाई थी आपको, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए करते हैं अपने लेक्चर को फिर से स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है। थर्ड टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास 2 सबस्टेंस होते हैं, जैसे एक कंपाउंड है और एक सबस्टेंस है कोई। जैसे मान लिया ए कोई सबस्टेंस है, एलिमेंट है हमारे पास, और एक कंपाउंड है बी और इसके साथ सी लगा हुआ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो ये ए होता है ये बी के साथ जो कंपाउंड लगा है, जो बी के साथ सी जुड़ा हुआ है, इसको डिस्प्लेस कर लेता है। किसको डिस्प्लेस कर लेगा? जो ये बी के साथ कंपाउंड लगा हुआ है उसको डिस्प्लेस कर लेता है। मतलब बना लेगा ए सी और बी अकेला रह जाता है। बात आ रही है समझ में? ये इससे अलग होके इसके पास चला जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये इसे ले जाता है यहाँ से। लेकिन इसमें कंडीशन और है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कभी पॉसिबल है जब आपका ए मोर रिएक्टिव हो बी से। क्या हो? मोर रिएक्टिव हो बी से, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। अगर मान लो सर ए लेस रिएक्टिव है बी से, तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है कि ए का बी से ज़्यादा रिएक्टिव होना कंपलसरी है। ए मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए बी से। बात आई समझ में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसके साथ वाला होता है, उसको लेके एक नया कंपाउंड बना लेता है और लो रिएक्टिव वाला एलिमेंट रह जाता है खाली। ओके, अच्छा सर, तो फिर हमें अभी रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी, कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है? उसके लिए आपके सामने ये सीरीज़ आई है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी रिएक्टिविटी सीरीज। इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इसी के अनुसार हम देखते हैं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कि रिएक्शन in which a high reactive element displace, मार्कर गड़बड़ है थोड़ा, a less reactive element from its compound। ओके, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, किससे? इसके कंपाउंड से। बात आ रही है समझ में? एग्जाम्पल देख लो उसकी।
अब ये देखिए एग्जांपल्स आपको कब समझ में आएंगे, जब आपको इसकी पूरी रिएक्टिविटी टेबल याद होगी। बात आ रही समझ में? ये रिएक्टिविटी टेबल आपको याद करनी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ले लें हम Fe + CuSO4। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये चेक करना है। वो कैसे चेक होगा? इस रिएक्शन का प्रोसीड होने के लिए जो हमारा Fe है वो क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव होना चाहिए किससे? Cu से। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो जो भी आपने लिखी थी, है Fe आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यस। तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या कंपाउंड बनाएगा? FeSO4 + C। Cu आपका अकेला रह जाएगा, ये Fe CuSO4 में से SO4 ले जाएगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, और Cu रह जाएगा। कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, दमदार है भाई, ले गया। ओके, क्लियर है? अगर इसी की जगह मान लो ये होता Cu + FeSO4 तो क्या होता सर? Cu हमारा लेस रिएक्टिव है किससे? Fe से। इसकी लाठी कमज़ोर है तो बस तो फिर इसी के पास रहेगी ये, तो ये नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। बात क्लियर है? सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें ज़रूरी है, जैसे कि लिख लो आप A + BC है तो AC + B के लिए A आपका मोर रिएक्टिव होना चाहिए किससे? B से। और A और B में रिएक्टिविटी आप कैसे देखोगे? जो आपको टेबल नोट कराई थी उससे। ओके, एक और एग्जांपल देख लो इसका। चलो नीचे लिख देता हूँ, Zn + HCl इट गिव्स। अब ये देखो इस वाली में, इसमें देखो Zn आपका मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज खोलो, उसमें देखो Zn ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन नीचे है, तो फिर ये Zn क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव है तो ये भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये होगी ZnCl2 + H2। और यहाँ पे अगर ये होता ZnCl2 + H2, जैसे ये मान लो ये रिएक्शन ये होता रिएक्टेंट तरफ, तो ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनता। बात क्लियर है? ओके, नोट करो इसे। कितने? 2 एग्जाम्पल लिख लिए थे आपने इसके, एक एग्जाम्पल और लिख लो इसका। Mg + CuSO4 इट गिव्स MgSO4 + C। यहाँ पे भी कॉपर आपका मैग्नीशियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। क्या सर? ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, कोई भी रिएक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो एक्सोथर्मिक होगी। बात आ रही है समझ में? यस सर। एक्सोथर्मिक क्या बताया था कल मैंने? कल के लेक्चर में ही कराया। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिस रिएक्शन में हीट क्या हो? रिलीज्ड के एब्जॉर्ब? रिलीज्ड क्या हो? हीट रिलीज हो। याद करने का तरीका क्या बताया था? ये एक्स आ रहा है, एक्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब निकलना, रिलीज होना। क्लियर है बात? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलें बढ़े आगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने 4th टाइप की ओर, जो कि है कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाँ, तो जैसा कि आपने नाम से इसमें पता चल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसमें दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल लिखा है, डबल वर्ड आया है, इसका कुछ मीनिंग तो होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? कैसे होगा? जैसे कि मान लो इसमें दोनों कंपाउंड हैं, ए इसके साथ बी है, प्लस यहाँ पे सी है, इसके साथ डी है। इस टाइप से कुछ रिएक्शन होगी इसमें बी जो है वो सी के साथ आ जाएगा, ए डी को ले लेगा, मतलब ए डी को ले लेगा, सी बी को ले लेगा, और ये मिलके बनाएंगे ए डी प्लस सी बी। बात आ रही है समझ में? ये दोनों एक दूसरे कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे अपने आयंस चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सचेंज देयर आयन, अपने आयंस को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था, वहाँ पे इस ए का इस सी से रिएक्टिव होना जरूरी है, मतलब ए ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए सी से। बट यहाँ पर नो कंडीशन ऑफ रिएक्टिविटी रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है। यहाँ पे ए भी ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है और सी भी ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। बस खाली रिएक्टिविटी वाला जो चक्कर है वो आपको डिस्प्लेसमेंट में देखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको नहीं देखना है। बात आ रही है समझ में? डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी वाला आपको नहीं देखना है। तो लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? The reaction in which compound react each other react with each other by exchanging their ions to form new compounds। मतलब नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ओके, बात क्लियर है इसमें? किसी भी रिएक्शन में दो कंपाउंड्स मिलके अपने आयंस को एक्सचेंज करके, मतलब इसने ए ने सी से डी ले लिया, और तो फिर उसके बाद क्या बचा? जो बी बचा वो भी डी सी के पास चला गया। इसका भी एग्जांपल लिख लो आप, इसका लिखो एग्जांपल। AgNO3 plus NaCl, it gives AgCl2 plus NaNO3। बात आ रही समझ में? हो रहा है क्लियर? इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि Ag ज़्यादा रिएक्टिव है कि Na ज़्यादा रिएक्टिव है। बात आ रही समझ में? इसमें कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव, चाहे Ag ज़्यादा रिएक्टिव हो चाहे Na ज़्यादा रिएक्टिव हो, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, यहाँ AgCl होगा, यहाँ AgCl होगा, नोट कर लेना बच्चों। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जांपल है CuSO4 plus H2S, it gives CuS plus H2SO। ये दोनों एग्जांपल इसके नोट कर लीजिए, नोट कर लो इसको।
ओके, हो गया नोट। तो बढ़ते हैं अब अपने लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है हमारा क्या है, जो कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वह प्रोसेस होती है, वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ एक साथ हो रही हों। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हों, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, द प्रोसेस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously. ओके, इसका मतलब होता है एक साथ। ओके, the process in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। नोट कर लो इस डेफिनेशन को, हो गई नोट। अब सर लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, वो सॉरी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? चलो देखते हैं अब क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसे नोट कर लो आप पहले। नोट हो गया? हो गया नोट? बोलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। ओके, अब देखते हैं क्या सर, ये एक तो ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या लिख दिया आपने, और एक ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आ गया जिसमें ये दोनों चीज़ें एक साथ हो, उसे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। चलो अब इन दोनों को भी समझा देते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन और ये होता है रिडक्शन। ये दो प्रोसेस होती हैं। क्या होती हैं? दो प्रोसेसेस होती हैं। क्या होता है? अच्छा, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको, किसी भी एलिमेंट में अगर आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन मालूम पड़े, या किसी भी एलिमेंट में आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मालूम पड़े, उस रिएक्शन के दौरान अगर किसी भी एलिमेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मालूम पड़े, इन दोनों में से कोई भी एक, जरूरी नहीं दोनों होनी चाहिए, कोई भी एक, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल से भी बहुत क्लियर करूँगा आगे। ये समझो, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में समझ लो, रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन। बात क्लियर नहीं हुई ना कुछ? चलिए एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल से क्लियर हो गई। तो आप देखते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल। ओके, ये सभी मैं रेडॉक्स के एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ठीक है? उसी में दोनों चीज़ समझा दूंगा आपको। पहला एग्जाम्पल है हमारा ZnO + C, इट गिव्स Zn + C। अच्छा, एक ऐसा एलिमेंट बताओ इसमें जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड कहाँ पे हो रहा है इस रिएक्शन में? मार्कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 0। ये कार्बन यहाँ पहुँचा प्रोडक्ट पे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्या हुआ यहाँ पे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने जिंक के पास सर 1, यहाँ पे कितने रह गए 0, क्या हुआ रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ बोल सकते हैं, रिमूवल भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पे क्या होता है, बिल्कुल सही, रिडक्शन। अब ये रिएक्शन कैसी है हमारी, सिंगल एक ही रिएक्शन तो है, अब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। चलो उसे तो भूल जाओ आप, रेडॉक्स को पहले ये समझो, ऑक्सीडेशन समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले फंडे से क्लियर है। अब एक बार हाइड्रोजन का और बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के एग्जांपल में आप कैसे क्लियर करेंगे। तो ओके, ये रिएक्शन है आपकी, क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 इट गिव्स HCl प्लस S, S क्या है, पे सल्फर है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, सल्फर के पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, भाई साहब यही सल्फर यहाँ पे कितना रह गया, बिना हाइड्रोजन का क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे Cl के पास कितने हाइड्रोजन है 0, यहाँ पे कितने हो गए 1, क्या हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था आपको, गेन ऑफ हाइड्रोजन पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बात आ रही है समझ में, हुआ क्लियर, ऐसे याद कर लो, देखो सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ मैं, ये नोट कर लिया एग्जांपल, इन्हें नोट कर लो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या आता है O, क्या आता है O मतलब ऑक्सीजन प्लस होगा ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन का प्लस होगा तो एक चीज़ तो माइनस होगी, दोनों चीज़ तो गेन है नहीं, एक गेन है एक रिमूवल है। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे तो माइनस हो गई, और यहाँ माइनस का H तो यहाँ प्लस H होगा, मतलब ये प्लस का मतलब क्या हो गया गेन, माइनस का मतलब क्या हो गया लॉस। ठीक है, आया समझ। ऑक्सीडेशन में ऑक्स आ रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रहा है तो इसलिए प्लस लगाएंगे ऑक्सीजन के साथ, जब इसमें ऑक्सीजन के साथ प्लस लगाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ माइनस। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्लस है तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, क्योंकि एक का गेन है तो एक का लॉस भी तो है, तो माइनस। जब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ माइनस साइन है तो यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन के साथ प्लस साइन, प्लस मीन गेन, माइनस मीन्स लॉस। क्लियर, मतलब अपोजिट रखना है। क्लियर है। अब आपके पास चीज़ें आएंगी, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछेगा कि रिएक्शन दे दी होगी आपको, आपसे पूछेगा 4 चीज़ें पूछता है वो, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन चारों चीज़ों का पहले आप मतलब समझ लो। पहला क्या लिखा है, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कौन सा सबस्टेंस हमारा क्या हुआ, किस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या पूछेगा, किस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा है सबस्टेंस रिड्यूस्ड,
किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हुआ, उसका रिडक्शन किसने करवाया? एजेंट कौन था? ये रिडक्शन किसने करवाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन किसने कराया? चलो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, पहला वाला ही, उसी से मैं आपको क्लियर करता हूं। तो आपका एग्जांपल था CuO, चलो वो ले लेता हूँ, Zn वाले ले लेता हूँ। ZnO प्लस C इट गिव्स Zn प्लस CO। बात क्लियर है? एग्जांपल लिख लिया। तो इसमें क्या हो रहा था ये नोट कर लो पहले। तो ये हो रहा था आपका रिडक्शन, ये हो रहा था आपका ऑक्सीडेशन। ये चीज़ तो मैंने बता दी थी अभी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब समझना, थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ आती है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में आ जाता है ये चारों चीज़ पूछने में। अच्छा, पहला है सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड। इस रिएक्शन में देखो कौन सा सबस्टेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? कार्बन ही तो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है CO में, मतलब ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो कार्बन ही तो आपका CO में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जो कार्बन था ऐसे ऑक्सीजन मिल गया तभी तो ऑक्सीडेशन होगी, CO बन गया। सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो गया आपका? कार्बन। सबस्टेंस रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस्ड हुआ है? ZnO रिड्यूस हुआ है। किस में रिड्यूस्ड हुआ है? Zn में, ZnO। क्या रिड्यूस हुआ आपका? ZnO। पूरा कंपाउंड लिखना है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, पहले समझ लो आप। अच्छा, पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? किसने रिड्यूस किया? मतलब जैसे कि ये पूछ रहा है इसमें, जो सबस्टेंस आपका रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है? ZnO। ZnO रिड्यूस्ड हुआ है, इसका रिडक्शन किसने किया? यही तो पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका रिडक्शन जो भी करेगा, मतलब ये खुद का तो रिडक्शन कर नहीं सकता। ये मान लो इसकी पिटाई किसने लगाई, तो ये खुद को तो मारेगा नहीं, कोई दूसरा ही तो मारेगा, तो ZnO तो नहीं होगा। अच्छा, इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है? सर कार्बन की वजह से हुआ है, क्योंकि इसी ने इससे छीना है तभी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है? कार्बन की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है? इसकी वजह से हुआ है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका? ZnO। और सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रख लेना, जो सबस्टेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो आपका सबस्टेंस रिड्यूस्ड होता है वो आपका हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, बात आ रही समझ में? जो भी सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो आपका सबस्टेंस रिड्यूस्ड होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, उसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, इसे नोट कर लेना। लॉजिक यही है, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे रिड्यूस ये कराएगा, और जो ये होगा, जो सबस्टेंस रिड्यूस्ड होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बात आ रही समझ में? नोट कर लो इसे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। चलिए क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, नोट कर लो इसे। हो गया नोट?
CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O। अच्छा, इसमें देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हो गए 0। ऑक्सीजन प्लस हुए माइनस मतलब रिडक्शन। यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन थे, एक भी नहीं, यहाँ कितना हो गया 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुए प्लस हुए मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा ठीक है, इतना तो पहचान लोगे, इतना तो कर ही लोगे। ओके, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर H2 का। सबस्टेंस रिड्यूस्ड किसका रिडक्शन हो रहा है CuO का। अब आंख बंद कर लो, क्या पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड। फिर क्या पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सबस्टेंस रिड्यूस्ड। क्लियर है, क्लियर है। यही चीज हमेशा याद रखनी, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सबस्टेंस रिड्यूस्ड होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो नोट कर लो इसे। हो गया नोट। चलिए, तो अब आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो चुकी हैं ख़त्म, समाप्त। ओके, तो अब इस चैप्टर में जो बचा है वो एक टॉपिक बचा लास्ट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जिसकी अगली वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको कोरोजन एंड रेंसिडिटी बताऊंगा और उसके बाद हम करेंगे NCERT की एक्सरसाइज। ओके, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बस यही है कि आप इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर से मेन क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है, पहला एक तो बैलेंसिंग से बनता है और फिर ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी क्वेश्चन बहुत आता है, और एक बनता है रिएक्शन बैलेंस करने को। 99% क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन बैलेंस करने का एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएगा। तो बस उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और NCERT को फॉलो कीजिए। NCERT में जितने भी क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके चलिए स्टार्टिंग से, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो, सभी को स्टार्टिंग से। मैंने आपको फर्स्ट डे यही बताया था कि मैं आज जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे आपकी बुक में NCERT में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं शुरू के 1 2 3 4 साथ साथ करते चलिए, ठीक है। मैं तो आपको लास्ट में एक दिन करवा ही दूंगा सब। ओके, तो बस पढ़ते रहिए। इसके बाद आपको अगला लेक्चर कल आएगा जिसमें आपको कोरोजन एंड रेंसिडिटी पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको NCERT क्वेश्चंस कराऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या वीडियो का फीडबैक देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।